दोस्तों, रात के उस गहन सन्नाटे में जब चारों तरफ बस एक गहरा मौन छाया होता है और दुनिया सो रही होती है, क्या आपने कभी खुद से यह गंभीर सवाल किया है? क्या मैं अपनी इस जिंदगी को सही दिशा में जी रहा हूं या कहीं मैं भटक तो नहीं रहा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कभी कभी हमें रात भर जागते रहने पर मजबूर कर देता है, नींद को दूर भगा देता है और मन को असमंजस में डाल देता है। हम हर रोज भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी चुप्पी तक, लेकिन किस दिशा में, किस उद्देश्य के लिए? जिंदगी अब एक अंतहीन रेस में तब्दील हो चुकी है, एक ऐसी दौड़ जहां जीतने वाले को भी असली सुकून नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा थकान और असंतोष ही हाथ लगता है। हर दिन की शुरुआत अलार्म की कर्कश आवाज से होती है, जो हमें बिस्तर से खींचकर बाहर फेंक देती है, और हर रात थकावट की उस भारी चुप्पी में समाप्त होती है, जहां हम बस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचारों की उथल पुथल हमें चैन नहीं लेने देती। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और आराम मिल जाए, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, थोड़ी और खुशी हमारे हिस्से आ जाए। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त ही नहीं होता, बल्कि यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जो हमें और ज्यादा खोखला बना देता है। क्या आपने कभी गौर किया है एक जापानी बुजुर्ग व्यक्ति पर जो इतना शांत और स्थिर दिखाई देता है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक बिखरी रहती है, मानो वह हर पल को पूरी तरह से जी रहा हो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शिकायत के। जैसे कि उसे अच्छी तरह पता हो कि वह कौन है, उसका अस्तित्व क्या है और उसे जीवन में कहां जाना है, किस मंजिल की ओर बढ़ना है। ऐसे ही लोगों से प्रेरित होकर उपजी है जापानी जीवन शैली की वह अनोखी कला, जिसे दुनिया भर में डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जापानी लोग इसे जीवन का असली सौंदर्य मानते हैं, एक ऐसा सौंदर्य जो सादगी और गहराई से भरा होता है। इस किताब में हम एक एक करके उन 8 जापानी सिद्धांतों की विस्तार से बात करेंगे, जिनका प्रभाव न केवल आपके दैनिक रूटीन पर पड़ेगा, बल्कि आपकी सोच पर, आपकी आत्मा पर और आपके रिश्तों पर भी एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ जाएगा, जो आपको जीवन को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने की एक मजबूत वजह मिल जाए, कोई ऐसा मकसद जो आपको इतना प्रेरित करे कि आपके अंदर से एक अनंत ऊर्जा फूट पड़े, या फिर जब कोई परेशानी या चुनौती आपके सामने आए तो आप उस पर गुस्सा करने या हताश होने की बजाय मुस्कुराते हुए उसका सामना करें, या जब आप कुछ नया सीखने का मौका पाएं तो अपने ईगो को पूरी तरह से बाहर रखकर एक मासूम बच्चे की तरह उस सीख को अपनाएं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। क्या तब जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान, ज्यादा सार्थक और ज्यादा आनंदमय नहीं हो जाएगी? लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान कतई नहीं है। इसमें आपको खुद से बार बार टकराना पड़ेगा, अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस से मुकाबला करना पड़ेगा, अपनी नकारात्मक सोच को हराना पड़ेगा। कभी कभी आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी आपको खुद से कड़क आवाज में कहना पड़ेगा, बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना ही है। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, वही असल में सच्ची आजादी का स्वाद चखता है। वही व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल देता है। जापानियों ने यह रहस्य सैकड़ों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने जाना कि बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की स्थिरता और शांति, जो आपको हर तूफान में अटल रखती है। हर सिद्धांत, चाहे वह इकिगाई हो या काइजन, सिर्फ एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि यह एक गहन दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है। यह सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों को बदलकर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे आप जीवन के हर पल में एक गहराई और अर्थ महसूस कर सकते हैं, कैसे आप साधारण दिनों को असाधारण बना सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक आम इंसान की उस तलाश से होती है, एक ऐसी तलाश जिसमें वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अर्थ ढूंढ रहा है, अपने फेलियर्स के कारणों को समझ रहा है, अपनी थकान की जड़ों को खोज रहा है, और धीरे धीरे वह एक नए रास्ते पर चलना शुरू करता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद कठिनाइयों से भरा है, लेकिन आत्मा को गहन शांति प्रदान करने वाला है, जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपको सच्चा, प्रामाणिक और पूर्ण बनाता है।
तो अगर आप भी तैयार हैं खुद से सच्ची मुलाकात करने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन सिर्फ गुजरता ना जाए बल्कि गहराई से महसूस किया जाए, हर पल में जीवन का रस हो, तो इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम साथ मिलकर पहला कदम बढ़ाते हैं। रूल 1, इकिगाई पर्पस। सुबह के ठीक 5 बजे थे जब पूरा शहर अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन जापान के एक छोटे से गांव में जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जीवन पहले ही जाग चुका था। एक बुजुर्ग आदमी जो लगभग 90 साल की उम्र को छू चुका था, अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था, हर पत्ते को इतने प्यार से छूते हुए मानो वे उसके अपने बच्चे हों। उसके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं ही, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो युवाओं को भी मात देती थी। उसके हाथ थोड़े कांपते थे, लेकिन चाल में एक गहरा ठहराव था, एक ऐसी स्थिरता जो वर्षों की साधना से आती है। वो आदमी हर रोज सुबह सूरज उगने से काफी पहले उठता था, अपनी छोटी सी रसोई में ग्रीन टी बनाता था, फिर बगिया में काम करता था और उसके बाद पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करता था, जैसे सूरज उसके लिए कोई पुराना दोस्त हो। यह रूटीन वह पिछले कई दशकों से बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बहाने के निभा रहा था। लोग अक्सर उससे पूछते थे, इस उम्र में भी आप इतना सब कैसे कर लेते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? वो हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहता, इकिगाई। इकिगाई, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लगता है जैसे किसी ने आपके दिल की सबसे गहरी परत को छू लिया हो, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। इसका कोई एक शब्द में सटीक अनुवाद नहीं है, क्योंकि यह इतना गहन है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यह आपके हर निर्णय, हर कदम को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठने की एक ठोस वजह हो, एक ऐसा कारण जो आपकी नींद से ज्यादा महत्वपूर्ण लगे, जो अलार्म की आवाज से पहले ही आपकी आंखें खोल दे और जो आपको सबसे ज्यादा थकान भरे दिनों में भी मुस्कुराने की ताकत दे, जो आपको जीवन की हर चुनौती से लड़ने का हौसला दे। लेकिन हम में से बहुत से लोगों के पास वह वजह नहीं होती। हम बस दिन काटते हैं, लेकिन उन्हें जीते नहीं। हम पैसे कमाते हैं, लेकिन असली खुशी महसूस नहीं करते। हम रिश्तों में रहते हैं, लेकिन उनमें सच्चा जुड़ाव नहीं पाते। हम सतही जीवन जीते हैं, बिना गहराई के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकिगाई को खो दिया है। वह वजह जो हमें खुद से जोड़ती थी, जो हमें यह एहसास दिलाती थी कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा अस्तित्व किस उद्देश्य से है, हम किस लिए जन्मे हैं। बचपन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार, और उन सपनों में एक जुनून होता है जो हमें जीवंत रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, डर हमारे मन में घर कर लेते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या यह सुरक्षित है? क्या समाज स्वीकार करेगा? और धीरे धीरे वो इकिगाई धुंधली हो जाती है, गुम हो जाती है रोजमर्रा की भागदौड़ में। कुछ लोग सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ पैशन है, एक शौक या रुचि, लेकिन नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके दिल की सबसे सच्ची पुकार है। वह काम जो आप बिना थके, बिना समय की परवाह किए कर सकते हैं, जो आपको पैसे से ज्यादा संतोष और तृप्ति देता है, जो दुनिया के लिए भी कुछ सकारात्मक योगदान करता है और जिसे करने में आपको जीवन का असली अर्थ मिलता है। इकिगाई कोई लग्जरी नहीं है, यह जीवन की बुनियादी जरूरत है, जैसे हवा और पानी। और अगर आज आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, अगर जीवन बोझिल लग रहा है, तो शायद इसी इकिगाई की कमी है जो आपको अंदर से खाली कर रही है। जैसे ही आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, खुद से गहन सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मुझे क्या सच में अच्छा लगता है? मैं किस काम में इतना खो जाता हूं कि समय का पता ही नहीं चलता? तो एक धीमी सी आवाज अंदर से उभरती है। वही इकिगाई की शुरुआत है, वही बीज है जो बड़ा होकर आपके जीवन को बदल देगा। और मजे की बात यह है कि इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है, एक रास्ता जिसे आपको खुद तलाशना है, खुद बनाना है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो दुनिया की हर तकलीफ छोटी लगने लगती है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है, आपका जीवन एक गहन अर्थ ले लेता है।
और फिर आप भी उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह मुस्कुरा सकते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों जिंदा हूं, मेरा जीवन किस उद्देश्य से है। अगर आज आप खुद से खो गए हैं, अगर आपकी सुबह बेमतलब लगती हैं, अगर दिन बोझ बन चुके हैं, तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज माई इकिगाई। शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस सवाल को रोज पूछिए, हर दिन खुद से चर्चा कीजिए और फिर देखिए कैसे जिंदगी खुद एक जवाब बनकर आपके सामने आने लगेगी, कैसे सब कुछ साफ होने लगेगा। इकिगाई आपकी कहानी को एक नया अध्याय देता है, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप फिर से अपने आप को पाते हैं, पूरे होश में, पूरे दिल से, पूरी जिंदगी के साथ। और यह अध्याय आपको जीवन की असली खुशी से परिचित कराता है। रूल 2 शोशिन माइंडसेट। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक महान बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। उसके पास कई डिग्रियां थीं, किताबों से हासिल किया हुआ अपार ज्ञान था और वह दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा करता था। खुद को बहुत विद्वान समझता था। उसने गुरु से कहा, मैं हर चीज जानता हूं, मैंने सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अंदर एक गहरा खालीपन महसूस करता हूं, कोई सुकून नहीं मिलता, कोई ठहराव नहीं आता, क्या करूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय पियो। लड़का चाय के प्याले की ओर देखने लगा, लेकिन गुरु ने चाय उंडेलना शुरू किया। प्याला भर गया, फिर भी वे डालते रहे। चाय छलकने लगी, टपकने लगी, पूरी मेज पर फैलने लगी। लड़का चौंक कर बोला, अरे प्याला तो भर गया है, अब और नहीं डालिए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जैसे यह प्याला भर चुका है, तुम भी पहले से ही भरे हुए हो, अपने पूर्व ज्ञान से, अपनी धारणाओं से। जब तक तुम खाली नहीं होते, नया कुछ भी नहीं सीख सकते, नया ज्ञान अंदर नहीं आ सकता। यही है शोशिन, एक ऐसा माइंडसेट जो हमें सिखाता है कि चाहे आप जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी अनुभवी हो जाएं, सीखने के लिए हमेशा एक बिगिनर की तरह खुले रहें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अहंकार के। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हर जगह बिखरी पड़ी है। किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है, हर कोई ज्ञान बांट रहा है, लेकिन अंदर से हम अभी भी होलो हैं, खाली हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने के लिए बंद कर लिया है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हमारी डिग्रियां, हमारा अनुभव हमें सब कुछ बता देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही सोच हमारी ग्रोथ को रोकती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। शोशिन हमें उस मेंटल स्टेट में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद है वह समय जब हर चीज नई लगती थी, हर सवाल जेन्युइन था, बिना किसी छुपे एजेंडे के, और हर गलती एक सीख थी। तब ईगो नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी, वंडर था, हर चीज में आश्चर्य था। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या वो वंडर कहीं खो तो नहीं गया? क्या हमने उसे दबा तो नहीं दिया अपनी महत्वाकांक्षाओं के नीचे? हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं नए अवसरों का, नई सीख का। और जब कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तभी असली दरवाजा खुलता है, नई संभावनाओं का। शोशिन सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से, अपनी गलतियों से, यहां तक कि प्रकृति से भी होता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको जिंदगी का बड़ा सबक दे सकता है। कोई साधारण घटना भी जीवन बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, अपने प्राइड से, अपने जजमेंट से और अपने पास्ट नॉलेज से मुक्त होना होगा। सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन को, हर दिन को, हर टास्क को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, बिना पूर्व धारणाओं के, तो जिंदगी कितनी फ्रेश लगेगी, कितनी जीवंत। हर दिन कुछ नया सीखा जाएगा, हर गलती एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और हर छोटा काम भी मीनिंगफुल लगेगा, जैसे जीवन का हर पल एक उपहार हो। शोशिन का मतलब है खुद को एक बिगिनर की तरह देखना, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी ही ऊंचाइयां छू ली हों। यह माइंडसेट आपको रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपके अंदर की घमंड की दीवार को तोड़ता है और एक सच्चे स्टूडेंट को जगाता है जो हमेशा सीखने को तत्पर रहता है। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो सोचिए, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं या मैं बस दिखाना चाहता हूं कि मुझे आता है?
यही फर्क होता है एक बंद माइंडसेट और शोषिन माइंडसेट में। एक आपको स्थिर रखता है जबकि दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। और जब आप शोषिन को अपनाते हैं तो आप किसी क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं रहते, आप जिंदगी के स्टूडेंट बन जाते हैं। हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। हर अनुभव एक पाठ बन जाता है। इस माइंडसेट से आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप हम्बल बनते हैं, ग्राउंडेड बनते हैं, और यही आपको हर स्टंप में टिकाए रखता है। क्योंकि असली बुद्धिमानी वही है जब आप जानते हुए भी यह मानते हैं कि मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है। शोषिन वही जादू है जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से और स्थायी रूप से, बिना किसी शोर शराबे के। तो क्या आप तैयार हैं फिर से एक बिगिनर बनने के लिए, अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए? क्या आप अपना मन खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी कुछ नया उंडेल सके, कुछ नई रोशनी डाल सके? अगर हां तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक नई शुरुआत के साथ। रूल 3 काइजन एक्शन। एक ठंडी सुबह थी जब सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था। जापान की एक पुरानी फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण मजदूर हर दिन वही काम करता था। एक ही नट, एक ही बोल्ट, मशीन के उसी हिस्से में कसना। महीनों से, सालों से यही दोहराव चल रहा था। कोई नया एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्रमोशन की उम्मीद नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी वह हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता रहता था। कभी स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा और सही एंगल पर पकड़ता, कभी स्पीड को थोड़ा बढ़ाता, कभी वेस्ट को थोड़ा कम करता। छोटे छोटे सुधार जो किसी को नजर भी ना आए। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे रोककर पूछा, तुम इतने पैशन के साथ वही काम हर रोज कैसे कर लेते हो? क्या राज है तुम्हारी इस ऊर्जा का? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो सकता हूं, बस थोड़ा सा। यही है काइजन, एक जापानी दर्शन जो हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है, कि ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आता है। हम इंसान हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन में लाइफ बदल जाएगी, एक बार जिम गए तो बॉडी फिट हो जाएगी, एक बार बिजनेस शुरू किया तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, और जब कुछ जल्दी नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं। काइजन सिखाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करके, छोटे छोटे बदलावों से। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, बस इतना सा इंप्रूवमेंट, तो एक साल में आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ 1%, इतना छोटा बदलाव कि कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन वही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, आपको सामान्य से असाधारण। काइजन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का तरीका नहीं है, यह एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है, एक जीवन जीने का ढंग है। यह कहता है कि परफेक्शन मत चाहो, क्योंकि परफेक्शन एक मिथक है, बल्कि इंप्रूवमेंट चाहो, निरंतर बेहतर होने की प्रक्रिया पर फोकस करो। जब आप काइजन को अपनाते हैं तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। कल से शुरू करूंगा की जगह आज थोड़ा सा कर लेता हूं कहने लगते हैं। चाहे आप राइटर हों, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों या हाउसवाइफ, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम लगता है, प्रेशर कम होता है, और सबसे जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही थोड़ी, तब अंदर से गिल्ट नहीं होता, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। फिर चाहे रिजल्ट तुरंत आए या ना आए, आप जानते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन काइजन सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें अवेयरनेस भी है, जागरूकता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं? और जवाब एक्शन में दीजिए, चाहे वह 5 मिनट का वर्कआउट हो, एक पेज पढ़ना हो, एक गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना हो, कुछ भी छोटा सा। यह छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बनते हैं, एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि काइजन आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम करता है, आपके हैबिट्स में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके माइंडसेट में। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर लिसनर बनते हैं, थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। ज्यादा सकारात्मक,
ज्यादा संतुलित हो जाती है, क्योंकि बड़ी जीतें एक दिन में नहीं मिलती, वे हर दिन छोटे छोटे हार जीत के बीच बनती हैं, निरंतर प्रयास से। और हाँ, काइजन में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, आप कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनते, पर यही इसकी खूबसूरती है, आप हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, हमेशा इवॉल्विंग, हमेशा बढ़ते हुए। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और डर लगे या आप बार बार असफल हो चुके हों, तो याद रखिए, आपको सब कुछ आज बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज से थोड़ा बदलने की हिम्मत चाहिए। एक छोटा कदम हर दिन, यही है काइजन का जादू, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर देता है, शांति से, मजबूती से और स्थायी रूप से, बिना किसी जल्दबाजी के। क्या आप तैयार हैं पहला छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि लिटिल एक्शन इज बेटर देन बिग इंटेंशन। छोटा सा प्रयास बड़ी से बड़ी योजना से बेहतर है। रूल फॉर गनबारू एफर्ट। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन आयोजित होती है, एक ऐसी दौड़ जो पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। और उस दौड़ में सबकी नजर एक ही इंसान पर टिकी रहती है, एक बूढ़ी महिला जो उम्र के 80वें दशक में कदम रख चुकी है, लेकिन फिर भी हर साल उस दौड़ में भाग लेती है, बिना रुके, बिना थके। उसकी चाल धीमी होती है, सांसें भारी हो जाती हैं, शरीर कांपता हुआ लगता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानती। बारिश हो, तेज धूप हो या तेज हवा, वह हर हाल में आती है, दौड़ती है, गिरती है और फिर उठकर चलती है, जैसे हार उसके लिए कोई विकल्प ही ना हो। लोग अक्सर उससे पूछते हैं, इतनी उम्र में भी आप क्यों दौड़ती हैं? क्या जरूरत है इस कष्ट की? वो हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहती है, गणबारू। गणबारू एक ऐसा शब्द है जिसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी जान लगा देना, अपनी सारी ताकत, सारा हौसला झोंक देना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक आत्मा थक न जाए, और तब भी हार न मानना, आगे बढ़ते रहना। गणबारू का मतलब है जब हालात आपके पूरी तरह खिलाफ हो जाएं, जब सब कुछ विपरीत लगे, तब भी आप अपने हौसले के साथ मजबूती से खड़े रहें। जब मंजिल बहुत दूर हो, रास्ता धुंधला हो और साथ देने वाला कोई न हो, तब भी आप चलते रहें, रुके नहीं। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, सब कुछ तुरंत। लेकिन कोई भी मीनिंगफुल चीज इंस्टेंट नहीं मिलती, चाहे रिलेशनशिप्स हों या करियर, चाहे ड्रीम्स हों या आइडेंटिटी। हर एक चीज एफर्ट मांगती है, निरंतर प्रयास, समर्पण मांगती है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, बहाने बना लेते हैं। गणबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां हम हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जहां हम थक कर रुकते नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं, सांस लेते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ जाते हैं, मजबूत होकर। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन, हमारे सपने सब बिखरने लगते हैं, जैसे सब खत्म हो गया हो। ऐसे समय में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें, टूट जाएं, या फिर गणबारू को अपना लें, उसे अपनी ताकत बना लें। गणबारू का मतलब है, मैं कर सकता हूं, भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं प्रयास करता रहूंगा। जब आप किसी काम में पूरे मन, तन और आत्मा से लगते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके रिजल्ट्स नहीं, बल्कि आपकी जर्नी को सैल्यूट करने लगते हैं, आपकी मेहनत को सराहते हैं। गणबारू किसी रेस को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है, अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी लाचारी को हराने के लिए, खुद पर विजय पाने के लिए। और हां, हर बार कोशिश करने का मतलब यह नहीं कि हर बार जीत मिल ही जाएगी। कभी कभी जीत नहीं भी मिलती, लेकिन जो हासिल होता है वह है कैरेक्टर, डिसिप्लिन और एक ऐसी आंतरिक ताकत जो किसी किताब में नहीं मिलती, जो अनुभव से आती है। गणबारू में हारने का डर नहीं होता, वहां रुकने का डर होता है। वहां कंपैरिजन नहीं होता, वहां कमिटमेंट होता है, समर्पण होता है। हर बार जब आप हार मानने की सोचें, खुद से कहिए, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वह हो जो आपकी किस्मत बदल दे, जो सब कुछ बदल दे। गणबारू एक आम इंसान को वॉरियर बना सकता है, बिना तलवार के, बिना शोर के,
लेकिन अंदर से अजेय, मजबूत। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए तो बस एक बार और उठिए, क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब बस इतना होता है कि चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। गणबारू। और देखिए कैसे आप खुद पर गर्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, और वही सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। रूल 5 गमन एंड्योरेंस। वो रात बेहद ठंडी थी, इतनी सर्द कि हड्डियां तक जम सी रही थीं। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया सफेद हो गई हो। जापान के एक प्राचीन मंदिर में लकड़ी के ठंडे फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें जैसे थम सी रही थीं, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। वह हिला नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने सहा, चुपचाप सहा। क्यों? क्योंकि उसे गमन सिखाया गया था। उसे बताया गया था कि दर्द को कैसे सहें। गमन एक ऐसा जापानी दर्शन है जो सिखाता है कि तकलीफों को गरिमा के साथ कैसे सहा जाए। ना रोना, ना शिकायत करना, ना दुनिया को बताना कि आप दर्द में हैं। बस चुपचाप शांत रहकर उस दर्द को झेलना और अंदर से मजबूत होते जाना, जैसे दर्द आपका शिक्षक हो। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर दर्द को एक्सप्रेस करना फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हम हर छोटी परेशानी शेयर कर देते हैं। थोड़ा स्ट्रेस आया तो स्टेटस डाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। हम भूल गए हैं कि कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है, मौन में छिपी होती है। गमन सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना, आगे बढ़ना। ये कोई कमजोर बनने की बात नहीं है, बल्कि यह उस इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है जो तब नजर आती है जब हम बाहर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खड़े रहते हैं, अटल रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है, जब आपका सपना टूट जाता है, जब आप अकेले पड़ जाते हैं और दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, जैसे कोई सहारा न बचा हो। ऐसे समय में गमन आपकी ढाल बनता है, आपका साथी बनता है। यह आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने हथियार मत बनाओ। अपने दर्द को घूंट की तरह पी जाओ और उसे अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लो, उसे ताकत में बदल लो। गमन का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकते नहीं या कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब है आप जानते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई मीनिंग छुपा है, कोई सबक है, और जब आप इस माइंडसेट को जीने लगते हैं तो आप हर स्टॉर्म में खड़े रह सकते हैं, हर तूफान का सामना कर सकते हैं। लोग सोचते हैं वो कैसे संभाल गया सब कुछ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने रातों की नींदें खोई हैं, चुपचाप रोए हैं और फिर खुद को ही गले लगाकर आगे बढ़े हैं, खुद को संभाला है। गमन का मतलब है बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले पल फिर खड़े हो जाते हैं मजबूत होकर। जब आप गमन को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि अब आप सिर्फ हालातों से नहीं, अपने भीतर की पीड़ा से भी लड़ना सीख चुके होते हैं। आप स्वयं से लड़कर विजयी होते हैं। गमन आपके कैरेक्टर को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नर्म रहता है, लेकिन आपकी आत्मा फौलाद बन जाती है, अटूट हो जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाए जहां सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो, तो खुद से बस एक बात कहना, मैं यह भी सह जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गमन हूं। और उस पल आप खुद को फिर से गढ़ते हैं, एक नई ताकत, एक नई गरिमा और एक नई शांति के साथ, जो स्थायी होती है। रूल 6 वाबी साबी एक्सेप्टेंस। एक पुराना मिट्टी का प्याला था, उसका किनारा थोड़ा टूटा हुआ था, रंग हल्का उड़ चुका था और उसमें एक पतली सी दरार भी थी। देखने में वह प्याला किसी कबाड़ से कम नहीं लगता था, जैसे फेंकने लायक हो, लेकिन जापान में उसे एक शेल्फ में बड़े गर्व से सजाया गया था, जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। क्यों? क्योंकि उस प्याले में वाबी साबी था, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि खूबसूरती उस चीज में है जो अधूरी है, जो टूटी है, जो अस्थाई है। यानी जो परफेक्ट नहीं है वही सबसे ज्यादा सुंदर है, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अब सोचिए,
हम सब अपनी जिंदगी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट घर। और जब कुछ थोड़ा भी बिगड़ता है, थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट लगता है, तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वाबी साबी कहता है नहीं, यही तो शुरुआत है, यही तो जीवन की असली सुंदरता है। यह सिद्धांत आपको याद दिलाता है कि जिंदगी कोई शोरूम नहीं है जहां सब कुछ चमचमाता हुआ और फ्लॉलेस होता है। जिंदगी तो एक पुराना कमरा है, थोड़ी धूल वाली अलमारियां, कुछ उखड़े हुए रंग, लेकिन उन्हीं में छुपा होता है असली जादू, असली सौंदर्य। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर चीज में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही सच्ची शांति है, उसे अपनाना ही जीवन का तरीका है। हर दरार एक कहानी होती है, हर दाग एक अनुभव, हर खरोंच एक सबक। अब जरा अपने आप को देखिए, आपका अतीत शायद परफेक्ट नहीं था। कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, कुछ सपने अधूरे छूट गए होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या उन तकलीफों ने आपको और मजबूत नहीं बनाया और ज्यादा समझदार नहीं बनाया? वाबी साबी कहता है, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो, ना कुछ छुपाओ, ना कुछ घबराओ, ना खुद को बदलने की कोशिश करो परफेक्ट बनने के लिए। सोचिए, अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को शर्म से छिपा लेता या चांद अपनी खामियों के कारण रात को रोशनी देना बंद कर देता, तो दुनिया कितनी अधूरी होती, कितनी कमजोर लगती। वाबी साबी एक जेंटल रिमाइंडर है कि जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसमें चीनी नहीं बल्कि सच्चाई मिलाते हैं, जब हम अपने फ्लॉज को फ्लॉज नहीं बल्कि फीचर्स मान लेते हैं, अपनी विशेषताएं मान लेते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी झुकी हुई पीठ, आपके थके हुए हाथ, यह सब सिर्फ कमजोरियां नहीं बल्कि जीवन के तमंगे हैं। इनमें वह संघर्ष छुपा है जिसे आपने जिया है, वह आंसू जिन्हें आपने चुपचाप पी लिया है, वह रातें जिन्हें आपने अकेले गुजारा है। जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं, तब आप दूसरों में भी इम्परफेक्शन को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब प्यार डिमांड नहीं करता बल्कि समझ बन जाता है। तब रिश्ते कंपैरिजन नहीं करते बल्कि कनेक्शन बनते हैं, गहरे और सच्चे। और यही एक्सेप्टेंस आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी थेरेपी, किसी मोटिवेशनल कोट, किसी एक्सपेंसिव वेकेशन से नहीं आती। वो शांति आती है जब आप आईने में देखकर खुद से कह पाते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं और इसी में मेरी खूबसूरती है, मेरा सौंदर्य है। वाबी साबी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक नजरिया है, एक तरीका है दुनिया को देखने का, बिना जजमेंट, बिना डर, सिर्फ सच्चाई और सहजता के साथ, बिना किसी दबाव के। तो अब जब अगली बार आपकी जिंदगी कुछ कम परफेक्ट लगे, जब कोई चीज अधूरी लगे, कोई रिश्ता थोड़ा टेढ़ा लगे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, यही तो वाबी साबी है, यही तो असली सुंदरता है। और तब आप देखेंगे टूटी हुई चीजें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है कि वह काबिल हैं, चाहे वह अधूरी हों फिर भी पूरी हैं, चाहे खामियां हों फिर भी मूल्यवान हैं। रूल 7 हरा हचीबू सेल्फ केयर। शाम का वक्त था जब सूरज ढल रहा था। जापान के ओकिनावा द्वीप की एक छोटी सी बस्ती में लोग धीमी चाल से चल रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, चेहरे पर सुकून की लकीरें, चाल में ठहराव और आंखों में एक स्थिर चमक थी, जैसे जीवन का हर पल आनंद से भरा हो। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था, और सबसे खास बात, यहाँ के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल की उम्र तक भी न केवल जिंदा रहते हैं बल्कि पूरी तरह एक्टिव, एनर्जेटिक और स्वस्थ भी रहते हैं, जैसे उम्र उनके लिए कोई बाधा ना हो। आखिर ऐसा क्या है इन लोगों की लाइफस्टाइल में, उनकी दिनचर्या में, जो इन्हें इतना फिट, शांत और संतुलित बनाए रखता है, इतनी लंबी और गुणवत्ता वाली जिंदगी देता है? इसका एक मुख्य रहस्य है हरा हचीबू, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि शरीर और मन को सम्मान देने का तरीका होता है, एक संतुलित जीवन का आधार होता है। हरा हचीबू का मतलब होता है पेट को केवल 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब आप पूरी तरह से तृप्त ना भी हुए हों, जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए, क्योंकि भूख शांत करने और पेट फुल करने के बीच एक महीन रेखा होती है, और वहीं से शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल, संयम की कला। अब सोचिए, जब भी आप खाना खाते हैं, क्या सच में शरीर की जरूरत के अनुसार खाते हैं
या आदत, स्वाद और इमोशंस के हिसाब से। बहुत बार हम भूख से नहीं बल्कि बोर्डम से खाते हैं। कभी उदासी में, कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे बस खाते जाते हैं। फिर आता है गिल्ट, फिर थकान, फिर आलस और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, दिमाग डल हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। हरा हचीबू एक जेंटल रिमाइंडर है कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या जिम नहीं होता। असल सेल्फ केयर वो है जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहां रुक जाना है बिना अतिरेक के। ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, यह प्रिंसिपल हर एस्पेक्ट में लागू होता है, जैसे इमोशंस में, कॉन्वर्सेशंस में, काम में। हर जगह यह कहता है बस उतना ही जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब हम ज्यादा लेते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है। और जब हम संतुलन में रहते हैं तो जो लिटलनेस होता है वही हमें बहुत कुछ दे जाता है। क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक शांत एनर्जी जो पूरे दिन बनी रहती है। हरा हचीबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही असली कला है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो स्पेस बनता है अंदर तक जाने का, सोचने का, महसूस करने का, क्रिएटिविटी के लिए। यह प्रिंसिपल एक सवाल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मैं अपनी जरूरतें समझता हूं या बस आदतों का गुलाम हूं? जब आप हरा हचीबू को अपनाते हैं तो आपके खाने का तरीका बदलता है, लेकिन साथ ही आपकी सोच भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप खाने का सम्मान करते हैं, आप खुद को सुनते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव असली सेल्फ केयर है। ना कोई लग्जरी, ना कोई एक्सटर्नल चीज, बस खुद से एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल रिश्ता। हरा हचीबू आपको याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति अधूरेपन में छिपी होती है। कम खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी आराम है, एक तरह का ध्यान है। तो अगली बार जब थाली में थोड़ा और खाना बचा हो, थोड़ी और भूख बाकी हो, तो खुद से कहिए बस यहीं तक, यही काफी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसका सम्मान करता हूं। यही होती है सच्ची देखभाल, जहां आप खुद को थामते हैं, न सिर्फ भूख में बल्कि जीवन के हर पहलू में। शांति वही है जहां जरूरत खत्म होती है और संयम शुरू होता है, जहां अतिरेक समाप्त होता है। रूल 8 शिनरिन योकू रिकनेक्शन। सुबह सुबह एक जापानी व्यक्ति जंगल के घने रास्ते पर बिना मोबाइल, बिना किसी प्लान के चुपचाप चल रहा था। उसके कदम धीरे धीरे थे, आंखें चारों तरफ फैले हरियाली को देख रही थीं। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाज और दूर से आती बहती हवा की सांसें, सब कुछ मानो उससे बात कर रही थी, उसे बुला रही थी। वो न कुछ सोच रहा था, न कुछ कह रहा था, बस शांत था, मौजूद था, जुड़ा हुआ था प्रकृति से और शायद खुद से भी, जैसे वह उसी का हिस्सा हो। यही है शिनरिन योकू, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट बाथिंग कहा जाता है, यानी जंगल में नहाना। नहाना पानी से नहीं बल्कि प्रकृति में नहाना, खुद को फिर से रिसेट करना, रिचार्ज करना। हम में से ज्यादातर लोग डिस्कनेक्टेड हैं और सबसे बुरा यह कि हमें इस डिस्कनेक्ट का एहसास भी नहीं है। हम हर वक्त स्क्रीन में डूबे रहते हैं। फोन, लैपटॉप, टीवी, नोटिफिकेशंस की दुनिया में इतने खो गए हैं कि प्रकृति एक लग्जरी लगती है, जैसे कोई दूर की चीज हो। कभी ध्यान दिया है जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक खुले आसमान के नीचे किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो दिल कुछ हल्का सा क्यों लगने लगता है? क्यों हवा के बहाव में कोई सुकून छुपा होता है? क्यों बारिश की बूंदें सिर्फ भीगाती नहीं बल्कि कुछ भीतर छू भी जाती हैं? क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा है, हम उसी से बने हैं। और जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो अंदर एक खालीपन पनपने लगता है, एक असंतोष जो हमें चैन नहीं लेने देता। शिनरिन योकू उसी खालीपन को भरने की प्राचीन जापानी कला है। एक तरीका है खुद को फिर से जोड़ने का। ये कहती है, जंगल में मत जाओ किसी गोल के साथ, बस जाओ और हो जाओ। कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस हर पत्ते को महसूस करो, हर शाखा की सरसराहट सुनो, हर धूप की किरण को चेहरे पर पड़ते हुए महसूस करो, जैसे आप उसी में विलीन हो रहे हों।
आज की फास्ट लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, कॉल्स को, मैसेजेस को, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन कभी कभी जरूरी है पॉज करना, ऑब्जर्व करना और अब्जॉर्ब करना, बस मौजूद रहना। शिनरिन योकू हमें उस पॉज की लग्जरी देता है। यह सिखाता है कि बीइंग बिजी इज नॉट सेम एज बीइंग अलाइव। व्यस्त होना जीवित होने से अलग है। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से दोबारा जुड़ना चाहिए। किसी पेड़ की छांव में बैठना, मिट्टी को हाथों में लेना, घास पर नंगे पैर चलना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम स्लो हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बैलेंस होने लगती है और दिमाग से वह शोर जो आपको लगातार थकाता है वह खुद ब खुद म्यूट हो जाता है, शांत हो जाता है। शिनरिन योकू कोई एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं, कोई हाई परफॉर्मेंस टेक्निक नहीं, यह तो एक लौट जाना है उसी जगह जहां से हम कभी आए थे। वो जंगल, वो नदियां, वो पेड़, वो पहाड़, वह हमें नहीं भूले, हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अब भी वहीं हैं, हमें बुलाते हुए, हमें अपनाने को तैयार, बिना किसी शर्त के। तो अगर आप कभी खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करें, अगर दिल भारी लगे या सांसें बोझ जैसी लगे, तो किसी पार्क, किसी जंगल, किसी छोटी सी हरियाली के पास चले जाइए। शब्दों की नहीं, सन्नाटे की जरूरत होगी, सोचने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होगी। और जब आप लौटेंगे तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हल्के, शांत और पूरे महसूस करेंगे, जैसे जीवन फिर से शुरू हुआ हो। शिनरिन योकू कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है खुद के पास लौटने का, बिना किसी कोशिश के, बस प्रकृति के साथ सांस लेने का। और शायद वहीं से फिर से जिंदगी शुरू होती है, नई ऊर्जा के साथ। कंक्लूजन। कभी सोचा है हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, क्लैरिटी, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम और न जाने क्या क्या, लेकिन कभी यह महसूस किया है कि यह सब बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से दूर हो जाते हैं, खुद से अलग हो जाते हैं। जापानी जीवन शैली की यह 8 गहराइयां, इकिगाई, शोशिन, काइजन, गनबारू, गमन, वाबी साबी, हरा हचीबू और शिनरिन योकू, ये कोई टेक्निक नहीं, ये सोल लेवल विजडम है, आत्मा स्तर का ज्ञान है। यह हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक स्लो, मीनिंगफुल जर्नी है, जहां हर कदम पर अवेयरनेस है, हर मोड़ पर ब्यूटी है और हर रुकावट में ग्रोथ छुपी है, हर चुनौती में अवसर है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी, एक उद्देश्य दिया। शोशिन ने सिखाया कि हम हमेशा स्टूडेंट रह सकते हैं, सीखते रह सकते हैं। काइजन ने दिखाया कि हर दिन छोटा सुधार बड़ा बदलाव लाता है, निरंतरता से। गणबारू ने हिम्मत दी हार न मानने की, प्रयास जारी रखने की। गमन ने सहना सिखाया, मुस्कुराकर सहना। वाबी साबी ने इम्परफेक्शंस में ही सुंदरता ढूंढना सिखाया, अपनाना सिखाया। हरा हचीबू ने आत्म संयम को सेल्फ लव बताया, संतुलन सिखाया। और शिनरिन योकू ने फिर से हमें प्रकृति से जोड़ दिया, खुद से जोड़ दिया। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो आपको खोया हुआ सुकून, खोई हुई ताकत और असली खुशी वापस देती है, जो आपको पूर्ण बनाती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह काम करेगा, सवाल यह है क्या आप तैयार हैं अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर, इस नई दृष्टि को अपनाने के लिए, इस नए तरीके से जीने के लिए। अगर हां तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर से। और जब भीतर बदलाव आता है तो पूरा संसार बदलता है, पूरी दुनिया नई लगने लगती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इसी से शुरुआत कीजिए, छोटे से कदम से, एक नए नजरिए से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल गॉलरी बुक्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर किताब को एक एहसास, एक अनुभव की तरह आपके सामने लाते हैं, गहराई से समझाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जीवन सबक के साथ। तब तक याद रखिए, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बिगिंस विद स्मॉल माइंडफुल स्टेप्स। धन्यवाद।